हाय एवरीवन। अभी आप देख रहे हैं AR कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं DLED सेकेंड ईयर का S1 पेपर है जिसका नाम है कॉन्टेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा। तो इस पेपर के सारे नोट्स तो हम आपको अभी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अभी इस पेपर के कुछ टॉपिक्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप देख लीजिए। तो पहला सवाल है, प्रारंभिक शिक्षा में विविधता की अवधारणा पर प्रकाश डालें। तो जब विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जीव और प्राणी एक साथ रहते हैं तो इसे ही हम विविधता कहते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के प्राणियों का सह अस्तित्व ही विविधता है। हम लोग अपने आसपास बहुत सारे सुंदर बागीचे देखते होंगे, उद्यान देखते होंगे, लेकिन बागीचा सुंदर इसलिए नहीं होता कि उसमें जितने भी फूलों के पेड़ होते हैं सब एक जैसे होते हैं, बल्कि वो खूबसूरत इसलिए होता है कि उसमें विभिन्न प्रकार के सजावटी पौधे एवं फूलों के पेड़ लगे होते हैं। विभिन्न रंग और आकार के ये पौधे बागीचे के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। कई जगहों पे ये सुंदरता हमें देखने को मिलती है। कश्मीर में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भी ये खूबसूरती नज़र आती है। अगर हम विविधता की बात करें शिक्षा में, तो शिक्षा में विविधता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा में विविधता का दर्शन कई स्तरों एवं रूपों में देखा जा सकता है। यह छात्रों के समूह में वर्ग, लिंग एवं योग्यता पर आधारित हो सकता है, अथवा स्थान विशेष में जन्म के आधार पर भी विविधता पाई जा सकती है। साथ ही साथ आर्थिक साधनों के स्वामित्व के आधार पर भी शिक्षा में विविधता को देखा जा सकता है। विविधता ही जीवन को जीवंत बनाता है और उसमें रंग भरता है। शिक्षा में व्याप्त विविधता का हम अध्ययन निम्नलिखित प्रकार से भी कर सकते हैं कि वर्ग विविधता, यानी कि जन्म के आधार पर व्यक्ति विशेष की जाति निर्धारित होती है। प्रारंभिक शिक्षा की पहुंच इन विभिन्न जाति वर्गों तक किस हद तक हुई है, इसका आकलन विविधता की परख के लिए आवश्यक है। सभी प्रकार के प्रबंध के अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक विद्यालयों में मुस्लिम एवं अति पिछड़ी जाति के छात्रों का क्या प्रतिशत है। इसके अलावा भी हम ये देखते हैं कि जो ऊंची कास्ट के लोग हैं उनमें जो शिक्षा का स्तर है, उनमें जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो मुस्लिम तबका है या SC ST तबका है उसकी जो लिटरेसी रेट है कहीं ना कहीं जो उच्च तबका है उसके मुकाबले कम रहती है। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो वर्ग के आधार पे भी विविधता पाई जाती है एजुकेशन में, तो ये आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके अलावा लिंग के आधार पे विविधता होती है। लड़कियों और लड़कियों को दी जाने वाली शिक्षा में प्रारंभ से ही असमानता रही है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस असमानता को दूर करने के प्रयास केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों स्तर पर करती रही है। लैंगिक समानता सूचकांक यदि सिर्फ सरकारी विद्यालयों के संदर्भ में देखा जाए तो वर्ष 2009-10 में यह प्राथमिक शिक्षा में 0.92 तथा उच्च प्राथमिक में यह 0.87 था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़के और लड़कियों में विविधता की जाती है। गार्जियन भी, ख़ासतौर से फादर भी, मदर भी अपने घर के तो लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों को उस तरह से हायर एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं। तो लिंग के आधार पे भी विविधता की जाती है। भाषा विविधता भी होती है। बिहार में वैसे तो हिंदी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान किया जाता है, परंतु हिंदी के अलावा जैसे उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, अन्य भाषा भी सम्मिलित है। तो अलग अलग भाषाओं में भी शिक्षा दी जाती है सरकारी स्तर पे, तो उसमें भी विविधता होती है। छात्रों की योग्यता में विविधता, तो ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कुछ छात्र की योग्यता बहुत ही हाई होती है, उसका जो मेंटल एबिलिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ छात्र जो है निम्न मानसिक स्तर वाले होते हैं। तो ये देखने को हमें आम तौर से मिलता है। ग्रामीण और शहरी विविधता, ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा का उस तरह का लाभ नहीं मिल पाता है जो शहरी इलाकों में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो लेबोरेटरी होते हैं, लैब होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, रिसोर्सेज होते हैं, वो शहरों में कहीं ज़्यादा होता है, जबकि ग्रामीण विद्यालयों में इस तरह के जो है लैब्स या एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चों के पास उस तरह से इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भी विविधता पाई जाती है। भारत की कुल जनसंख्या की 72% आबादी गाँवों में निवास करती है, लेकिन गाँव का जो हाल है आज भी, इससे ये कहा जा सकता है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में एजुकेशन का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा, दोनों के बीच गैप पाया जाता है। आर्थिक आधार पे भी विविधता देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेतिहर मजदूर है या घरेलू काम काज करने वाले अन्य वर्ग के काज करने वाले बच्चे हैं, पढ़ते हैं, जबकि अनुसूचित जाति के बच्चे भी शामिल हैं। शहरों में स्थित प्रारंभिक विद्यालयों में निम्न आय वर्ग के वे सभी बच्चे जो आर्थिक तंगी के कारण निजी विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो शहरों में ख़ास तौर से आर्थिक लेवल पे जो बच्चे का आर्थिक स्तर अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो उतने अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जिनका जो है इकोनॉमिक लेवल लो होता है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये भी देखा जाता है। यूनिट 4 का क्वेश्चन है, विद्यालय के लिए समुदाय की भागीदारी किस प्रकार महत्वपूर्ण है और एक अच्छे विद्यालय में क्या क्या होना आवश्यक है, व्याख्या करें। तो हम देखते हैं कि जब समुदाय शिक्षा में रुचि लेता है या उसमें शामिल हो जाता है, तब शिक्षा जो है वो सिर्फ किताबी यानी पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि एक रियल लाइफ सिचुएशन जो है उसके साथ वो जुड़ जाती है। विद्यालय में छात्र जो है सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों से नहीं सीखते हैं, बल्कि वह अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को जोड़कर भी सीखते हैं। तो समुदाय का जो है सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समुदाय में जो भी समस्याएं होती है उनको आसानी से पहचाना जा सकता है अगर समुदाय जो है विद्यालय में शामिल हो। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारण करने में सहायता कर सकती है कि कहाँ नया विद्यालय खोला जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो शिक्षा है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं समाज के ऊपर निर्भर करती है, और शिक्षा और समाज का जो एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, तो इसलिए उसका शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, उसके बारे में अपने मन से भी लिख सकते हैं। और एक अच्छे विद्यालय में निम्न चीज़ों का होना आवश्यक है। शिक्षकों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित होते हैं, जहाँ विद्यार्थी अधिगम में संलग्न होते हैं, जहाँ पर्याप्त स्थान वाला भवन होता है, कमरे, फर्नीचर, खेल का मैदान, शौचालय, पीने का पानी की सुविधा तथा अन्य संसाधनों से विद्यालय का सुसज्जित होना आवश्यक है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण प्रदान करना विद्यालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। यूनिट 4 का ही अगला जो क्वेश्चन है वो समुदाय का क्या अर्थ है और विद्यालय का समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन करें। तो अगर हम बात करें समुदाय की, तो समुदाय को जो है वो अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है। कॉम तथा म्यूनस दो शब्दों से मिलकर कम्युनिटी बना है। कॉम का अर्थ होता है एक साथ यानी टुगेदर, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना, टू सर्व, यानी कि एक साथ मिलकर के जब हम सेवा करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, टू सर्व टुगेदर। साधारणतया समुदाय से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति तथा समान जीवन व्यतीत करने के लिए एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एकता तथा सामुदायिक भावना को जागृत हो जाने, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर सामान्य जीवन को सामान्य नियमों द्वारा व्यतीत करने के लिए स्वतः ही विकसित हो जाता है। समुदाय का क्षेत्र जो है वो छोटा व बड़ा हो सकता है। इसमें कई सामाजिक समूहों का समावेश होता है। परिवार, धार्मिक संघ, जाति, पड़ोस, नगर, राज्य एवं राष्ट्र समुदाय के विभिन्न रूप हैं। समुदाय एक छोटी सी परिधि से प्रारंभ होकर विश्व व्यापक हो सकता है। परिभाषा की बात करें तो किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। मैकाइवर ने कहा कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो छोटे या बड़े समूहों से मिलकर रहते हुए विशेष निजी हित त्याग कर ऐसे हितों में सहभागी होते हैं जो इतने विस्तृत व पूर्ण होते हैं कि उनके जीवन में समावेश कर सके। विद्यालय का समुदाय पर प्रभाव। विद्यालय का समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्यालय का काम है सामाजिक विरासत का संरक्षण, यानी कि विद्यालय जो है हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी नैतिकता,
हमारे धार्मिक जो है उद्देश्य, इन सबों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, साथ ही साथ उसे संरक्षित भी करता है। संरक्षित कर करके वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। प्रत्येक समाज को जो है अपनी संस्कृति पर या अपनी सभ्यता पर गर्व होता है। वह किसी भी प्रकार से उसे नष्ट होने नहीं देना चाहते हैं और शिक्षा ही इस कार्य में समाज का सहयोग करती है। शिक्षा संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखते हुए उसका समाज में अस्तित्व बनाए रखती है। तो ये काम विद्यालय का है। दूसरा है शिक्षा व समाज की धार्मिक स्थिति। समाज की धार्मिक स्थिति में परिवर्तन लाने का कार्य शिक्षा ही करती है। प्रारंभ में शिक्षा पर धर्म का ही पूर्ण प्रभाव था, परंतु शिक्षा में धर्म की अधिकता को समाप्त कर उसे आवश्यकता अनुसार ही शिक्षा में समावेशित किया। इसी कारण जो समाज केवल एक धर्मी होते हैं वहाँ पे धार्मिक शिक्षा ही प्रदान की जाती है। जैसे मुस्लिम देश, इसके विपरीत उदार दृष्टिकोण वाले देशों में प्रत्येक धर्म को आदर व सम्मान के साथ देखते हुए शिक्षा में उन्हें यथा उचित स्थान प्रदान किया जाता है। शिक्षा द्वारा समाज का राजनीतिक विकास, यानी स्कूल जो है वो समाज का राजनीतिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी कर सकता है और करता है। शिक्षा जो है मनुष्य को विचारशील बनाता है, जिससे मनुष्य को संसार की विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सत्य व असत्य में पहचान कर पाता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में राजनीतिक जागरूकता आती है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान करता है और शिक्षित व्यक्ति ही अपने देश की राजनीतिक विचारधारा की रक्षा एवं उसका विकास कर सकते हैं। सामाजिक भावना की जागृति, यानी स्कूल जो है वो सामाजिक भावना को जागृत करता है। व्यक्ति और समाज का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति समाज में ही रहकर उन्नति कर सकता है, अतः व्यक्ति के अंदर सामाजिक भावना का विकास होना परम आवश्यक है। यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। शिक्षा व सामाजिक नियंत्रण व सुधार, यानी स्कूल का काम क्या है? शिक्षा के माध्यम से शिक्षा समाज की कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों के दोषों को स्पष्ट करती है। शिक्षा ही इसके विरोध में जनमत तैयार करके इन्हें प्राप्त करने का कार्य करती है। अतः शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना सामाजिक नियंत्रण के सामाजिक सुधार लाना कठिन है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का भी कार्य करती है। शिक्षा सामाजिक सुधार और उन्नति करती है। प्रत्येक समाज यह चाहता है कि शिक्षा के द्वारा बालक समाज के प्रचलित नियमों, सिद्धांतों तथा रूढ़ियों से अनुकूलन करना सीख जाए और वह शिक्षित कुरीतियों को दूर कर सके। समाज को उचित दिशा की ओर विकसित करने के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन, यानी कि एजुकेशन एंड सोशल चेंज, यानी कि स्कूल का जो काम है वो सोशल चेंज लाना भी है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। शिक्षा द्वारा ही आधुनिक विज्ञान तथा परिविधियों, यानी कि टेक्निक्स के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान व नवीन परिवर्तन हो सके हैं। शिक्षा इन अनुसंधानों का ज्ञान कराती है तथा इनके द्वारा होने वाले लाभों पर भी प्रकाश डालती है एवं जनसाधारण को लाभ के विचारों, आदर्शों, मूल्यों तथा लक्ष्यों में परिवर्तन हो जाता है। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण स्वरूप है। तो ये सारे विद्यालय एक सामाजिक साधन है, वह हमारे भविष्य के निर्माण की बुनियाद रखता है। कैसे? ये यूनिट 5 का जो है क्वेश्चन है S1 का। तो हम जानते हैं कि शिक्षा जो है वह सामाजिक इन्वायरमेंट में दी जाती है और समाज विद्यालय को यह कार्य सौंपता है कि वह युवकों का प्रशिक्षण तथा उनका पालन पोषण इस ढंग से करे कि समाज के जिस समुदाय से वे संबंध रखते हों उनके जीवन में वो प्रभावी ढंग से भाग ले सके। बालकों को सामाजिक परंपराएं उसी प्रकार उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हैं जैसा उन्हें अपने पिता की संपत्ति तथा जन्मजात क्षमताएं मिल जाती है। बालकों को समाज की संस्कृति, विरासत जन्म के साथ नहीं मिलती, वरन उसे सीखना पड़ता है। विद्यालय अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करती है जब उसका बाहरी समाज के जीवन से सजीव संबंध होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ स्कूल का सजीव संबंध आवश्यक है। साथ ही वह वर्तमान वास्तविकताओं में बालकों को अवगत कराए।
परंतु भारतीय विद्यालयों का जीवन से पूर्णतः पृथक रहकर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज भारतीय विद्यालयों का जीवन की ठोस परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है। इस कारण भारतीय विद्यालय सामुदायिक जीवन की प्रगति एवं सुधार के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि विद्यालय को अपने इस कार्य को पूर्ण करना है तो उसे विस्तृत समुदाय बनाना होगा। विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों की ज़रूरत है। समुदाय को विद्यालय के निकट लाना। समुदाय को विद्यालय के निकट निम्नलिखित उपायों को अपनाकर लाया जा सकता है। समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना, अभिभावक शिक्षक संघ का निर्माण करना, फिल्म शो व प्रदर्शनियाँ, यानी फिल्म के माध्यम से भी समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। विभिन्न कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को फिल्मों के माध्यम से समुदाय के संबंध में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। मेलों, उत्सवों आदि को मनाना, यानी कि मेलों के माध्यम से, उत्सवों के माध्यम से भी हम लोगों को, समुदाय को विद्यालय से जोड़ सकते हैं। सामुदायिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं का संगठन। समुदाय को विद्यालय के निकट लाने के लिए विद्यालय में सामुदायिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके आयोजन से छात्र सामुदायिक जीवन के विभिन्न पक्षों व विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सामुदायिक समस्याओं का समाधान। विद्यालय जिस समुदाय में स्थित है उसे उस समुदाय की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। इस सामुदायिक समस्याओं के समाधान से छात्र सामुदायिक जीवन की ठोस परिस्थितियों का ज्ञान प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगे। तो ये बातें बताई गई। यूनिट 5 का क्वेश्चन है S1 का ही, मूल्यांकन से क्या आशय है, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। तो मूल्यांकन जो होता है वो हमने लक्ष्य की पूर्ति कहाँ तक की है, हमने जो भी वर्क किया उसमें कौन सी कमियां हैं, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन सब को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए तथा शिक्षा पद्धति के सुधार के लिए उचित मूल्यांकन का बड़ा महत्व है। उचित मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए। यदि यही कारण है कि उद्देश्यों, शैक्षणिक अनुभवों एवं मूल्यांकन के बीच निकट का संबंध होता है। अगर हम बात करें वास्तव में कि जो मूल्यांकन है उसका 3 जो है महत्वपूर्ण आधार है: शिक्षा का लक्ष्य, शैक्षणिक अनुभव तथा व्यवहारिक परिवर्तन, मूल्यांकन की विधियां एवं इनके साधन। तो ये बातें बताई गई कि विभिन्न विद्वानों ने मूल्यांकन की कई सारी परिभाषाएं दी है। शिक्षा आयोग ने भी मूल्यांकन के अर्थ को इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन के सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन वे सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह छात्रों की अध्ययन आदतों तथा शिक्षक की शिक्षण विधियों पर अधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार यह न केवल शैक्षणिक उपलब्धि को मापन में सहायता करता है वरन उसमें सुधार भी करता है। विवेक के अनुसार मूल्यांकन कार्य की दृष्टि से मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सीखने, साक्ष्यों का क्रमबद्ध संकलन एवं व्यवस्था है। मूल्यांकन की विशेषता की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन सकारात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन अत्यंत व्यापक पद है जिसमें मापन एवं जांच दोनों सम्मिलित होती है। मूल्यांकन न केवल अधिगम एवं शिक्षण की उपलब्धियों को जांचता है वरन उसे जो है समुन्नत भी करता है। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है जो शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में वर्णनात्मक विधि एवं संख्यात्मक विधि, इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया सदैव सुधार की ओर अग्रसर होती है और गुणात्मक तथ्यों की ओर बढ़ने को अभिप्रेरित करती है। मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रश्नों के माध्यम से योग्यता, ज्ञान व कौशल तथा उनकी सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह संपूर्ण व्यक्तित्व की परख करता है। मूल्यांकन योग्यताओं की जांच करने वाला प्रश्न समूह है। मूल्यांकन व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित पद्धति है। मूल्यांकन और उद्देश्य घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन में निर्णय को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का अभिप्राय है।
तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको कम से कम जितने भी नोट्स हैं उससे रूबरू करा दें, बट इसमें आपको S1 जो कोर्स है उसका पूरा नोट्स अवेलेबल नहीं है। बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको डीएलएड सेकेंड ईयर के हर पेपर का नोट्स हमारे इस चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाए। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।